तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों लूसेंट की इस सीरीज के तहत हमारा आज का टॉपिक है मगध राज्य का उत्कर्ष। तो आज हम मगध राज्य के उत्कर्ष को देखेंगे और मगध राज्य के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सिकंदर के बारे में और इसी तरह हमारी यह श्रृंखला आगे बढ़ती रहेगी। अगर आप आर और यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये सब वीडियो ज़रूर देखें, ये आपको यूज़फुल होंगे एग्ज़ाम में। यहाँ से आपको डायरेक्ट सवाल मिलेंगे। अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं ARO की, तो मैंने उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको PYQs भी करा रहा हूँ ARO के, वो भी आप देख सकते हैं। इतनी जानकारी के बाद चलिए अब शुरुआत करते हैं मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में। तो हमारा पहला पॉइंट है कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। तो आपको सिर्फ याद रखना ये फैक्ट कि मगध का संस्थापक कौन था, बृहद्रथ। और इसकी राजधानी थी गिरिव्रज, जो कि राजगृह हो गई थी बाद में, जो कि वर्तमान में बिहार के राजगीर में पड़ती है। ठीक है। और जरासंध जो था वो बृहद्रथ का पुत्र था। ठीक है। जरासंध के बारे में आपने महाभारत में सुन रखा होगा, तो वो बृहद्रथ का पुत्र था। ठीक है। अगला आता है हर्यक वंश। ये हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, ये सब जो थे ये मगध राज्य के ही राजवंश हुए थे। ठीक है। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, ये जो ईसा पूर्व है ये बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इनकी जो काल है वो दिया हुआ है। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है। कौन? बिंबिसार। तो यहाँ पे इसमें आपको क्या फैक्ट मिले कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, वो बिंबिसार था। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है बिंबिसार और बिंदुसार में। ठीक है। जो अशोक का पिता था वो बिंदुसार था, वो बिंबिसार नहीं था, वो मौर्य वंश से संबंधित था। लेकिन ये जो बिंबिसार है ये हर्यक वंश का संस्थापक था और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं कि बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। ठीक है। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराया था और अंग को मगध में मिला लिया था। अगला पॉइंट है कि बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में PCS के पूछा गया है कि बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण किया था और उसकी राजधानी बनाया था। तो क्वेश्चन ये आता है कि राजगृह को सर्वप्रथम अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो वो बनाया था बिंबिसार ने। ठीक है। अगला पॉइंट है कि बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। ठीक है। बिंबिसार ने मगध पर 52 वर्षों तक, बहुत ज़्यादा समय तक शासन किया था। अगला पॉइंट है कि महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था। ये सवाल कई बार आता है। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। ठीक है। तो आपको यहाँ से 2 पॉइंट मिल गए कि जीवक जो था वो बिंबिसार का राज्य वैद्य था और बुद्ध की सेवा में इसने जीवक को भेजा था। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं कि बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चिलन्ना से तथा मध्य देश, या जो कि आधुनिक पंजाब में पड़ता है, इसकी राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया था। तो इसने ये जो 3 शादियाँ करी थी, ये कहीं ना कहीं वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए। ये आपको याद रखने हैं। अगला पॉइंट है कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। तो एक सवाल यहाँ से बनता है कि किस शासक को पितृहंता कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अजातशत्रु को। ठीक है। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर गद्दी पर ये बैठा था। ठीक है। और आपको पता होगा कि बाद में अजातशत्रु के पुत्र ने अजातशत्रु की भी हत्या कर दी थी। तो इसने जैसा फल बोया उसके साथ भी आगे चल करके वैसा हुआ। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला पॉइंट है कि अजातशत्रु का जो उपनाम था वो था कुड़िक। ठीक है, कुड़िक। अगला पॉइंट है कि अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया और बिंबिसार ने कितने किया था? 52 वर्षों तक। अगला पॉइंट है कि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। याद रखना है आपको, अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन ये बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था, और जबकि बिंबिसार प्रारंभ से ही बौद्ध धर्म का अनुयायी रहा था। अगला पॉइंट है कि अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार या वरशकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। अगला पॉइंट है कि अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 ईसा पूर्व में कर दी थी और वो मगध की गद्दी पर बैठा था। ये मैंने आपको बताया था ऊपर ही। अगला पॉइंट है कि उदयन ने पाटली ग्राम की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि पाटली, यहाँ पे पाटलिपुत्र की बात नहीं हो रही है, पाटली ग्राम की बात हो रही है। पाटली ग्राम की स्थापना उदयन ने करी थी। उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था।
तो आपको याद रखना है कि बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु और उसका पुत्र उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है। अगला पॉइंट है कि हर्यक वंश की का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदर्शक था। ये सिर्फ आपको इतना रखना कि हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने करी और इसका अंतिम शासक नागदर्शक था। ठीक है, आपको सिर्फ नाम याद रखना है। अगला पॉइंट है कि नागदर्शक को उसके अमात्य अमात्य मतलब मंत्री को कहते हैं। ठीक है। शिशुनाग ने 412 ईस्वी में प्राप्त करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना करी थी। ठीक है। तो शिशुनाग वंश आया हर्यक वंश के बाद, और शिशुनाग जो था वो नागदर्शक का मंत्री था और उसने इसको ही हटा करके गद्दी हथिया ली थी। अगला पॉइंट है कि शिशुनाग ने अपने राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना बनेगा इसके बारे में कि किस शासक ने, ऑप्शन आएंगे कि किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली बनाई, तो इसका आंसर हो जाएगा शिशुनाग। अगला पॉइंट है कि शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। तो शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से वैशाली करी और कालाशोक ने उस राजधानी को पुनः वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित कर दिया। अगला पॉइंट है कि शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। ये सब नाम आपको याद रखना होता है कि इसका संस्थापक कौन था, या उसने कुछ विशेष कार्य किए तो वो कौन कौन से थे, और उसका अंतिम शासक क्या हो जाएगा। फिर इसके बाद आ जाता है नंदवंश, और नंदवंश का संस्थापक कौन था, महापद्मानंद था। ठीक है। इसका अंतिम पॉइंट है मगध साम्राज्य का कि नंदवंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद, जबकि इसका संस्थापक कौन था, महापद्मानंद। घनानंद था और यह सिकंदर का समकालीन था, क्योंकि सिकंदर ने जब भारत पे आक्रमण किया था तो उस समय घनानंद ही शासक था मगध पे। ठीक है। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित किया, नंद वंश के शासक घनानंद को, और इसको पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। तो अगला जो हम वंश पढ़ने वाले हैं वो मौर्य वंश पढ़ेंगे, क्योंकि घनानंद के बाद मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। लेकिन हम मौर्य वंश को देखें, मौर्य साम्राज्य को, उससे पहले हम शॉर्ट में सिकंदर के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि सिकंदर ने उसी टाइप पे आक्रमण किया था और एग्जाम में याद आता है सिकंदर और उससे रिलेटेड जो बातें थी उनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हम सिकंदर को देख लेते हैं कि सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके पिता का नाम फिलिप था, और ये जो फिलिप था इसने 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था। कहाँ का था, मकदूनिया का। और इसकी हत्या कर 329 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है। और सिकंदर जो था वो अरस्तु का शिष्य था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये अरस्तु का शिष्य था। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध था वो जो दो महान विचारकों, दो महान थिंकर्स का के बीच का युद्ध था। एक तो अरस्तु जो कि सिकंदर का गुरु था, और चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ठीक है। अगला पॉइंट है कि सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में आरंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। इसी की पुत्री से चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था। अगला पॉइंट है कि सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीच के युद्ध का या झेलम या वेतेस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। वेतेस्ता झेलम का पुराना नाम है। इसको जो यूनानी ग्रंथ है उसमें हाइडे स्पीच कहा गया है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना आएगा कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना किया, तो वो थी व्यास नदी। और जो पोरस के साथ युद्ध हुआ था वो हुआ था झेलम या वेतस्ता नदी के किनारे। अगला पॉइंट है कि सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया था। अगला पॉइंट है सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। ये बहुत जल्दी ही मर गया था। अगला पॉइंट है कि सिकंदर का जो जल सेनापति वो निर्याकश था। सिकंदर के पास जल सेना भी थी और उसका जल सेनापति निर्याकश था। ठीक है। तो इस प्रकार हमने सिकंदर का संक्षिप्त परिचय जान लिया। तो आज के वीडियो को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और अगले वीडियो से हम मौर्य काल को पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट अब शुरू होने जा रहे हैं टॉपिक, यहाँ से खूब सारे सवाल बनते हैं। तो आपको वीडियो स्किप नहीं करने और सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते चलने हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगती हैं, आप प्लेलिस्ट को मेरी जाके डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।